और एक बार फिर से वो वादा किया जा रहा है। इस सेशन में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये सेशन जो हमारा नाम है दावों और वादों का हिसाब, यानी जो दावे हैं और वादे हैं उनका इस सेशन में हम हिसाब लेंगे। हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारंगपुर के विधायक कुंवर कोठार जी हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन, इनका स्वागत कीजिए। और दूसरे में हमारे मेहमान हैं नारायण सिंह पवार, जो कि पूर्व विधायक हैं ब्यावरा के। दो विधानसभा की बात होगी, राजगढ़ की, यानी राजगढ़ जिले के दो विधानसभा की स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। ओवर टू यू निहारिका। जी धन्यवाद राहुल जी। तो बिल्कुल हम इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद है कुंवर कोठार जी और साथ ही में नारायण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम लोगों का जो सेशन है वो राजगढ़ में आयोजित किया जा रहा है और इस वक्त हम लोग राजगढ़ की दो विधानसभाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे कि आखिरकार जो विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है जब विधानसभा चुनाव का आगाज होना है। तो ऐसे में क्या कहती है राजगढ़ की जनता, क्या कहती है राजगढ़ की सियासी हवा, किस ओर करवट लेगी इस बार चुनावी हवा, ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करके जानेंगे कि जितना विकास कार्य राजगढ़ जिले में किया गया है, क्या उससे ये दोनों ही हमारे साथ जो दिग्गज नेता मौजूद है ये लोग सहमति रखते हैं कि आखिरकार यहाँ तक होना था या फिर इससे ज्यादा होना था, क्या कमियां रह गई है, किस बातों पर ये लोग आगे काम करते हुए हमें नजर आएंगे, कितने वादे इन लोगों ने पूरे किए हैं, कितने सपनों पर ये लोग खरे उतरे हैं, ये सारी ही बातों पर हम चर्चा हमारे दोनों ही गेस्ट के साथ यहाँ पर करेंगे। हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, सबसे पहले आप दोनों से ही जानूंगी एक एक करके। हमारे साथ मौजूद है कुंवर जी। तो सर आपसे ही सबसे पहले जानूंगी, आप सारंगपुर के विधायक हैं, काफी समय से लगातार वहां पर आप विकास कार्य देख भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। जितना विकास कार्य अभी हुआ है, क्या आप उससे अपनी संतुष्टि रखते हैं? क्या इतना ही विकास कार्य होना था या कोई कमी रह गई है अभी? सारंगपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भी विकास कार्य हुए हैं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हुए हैं और जो भी अभी आवश्यक है उनको आने वाले कार्यकाल में किए जाएंगे। हमारा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र चहुमुखी सड़कों से जुड़ चुका है, हमारे हाईवे बन चुके हैं, जो जिले से मुख्य सड़कें बनी हैं, जो सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र जिले की सड़कों से जुड़ा है वो भी 2 लेन में परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इतने विकास कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब कल्याण और किसान कल्याण के लिए भी काम कर रही है। बिल्कुल सर, लगातार हम भी देख रहे हैं किस तरह से बीमारू राज्य से उठकर अब राजगढ़ जो है वो एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं जिससे लोग वंचित रहा करते थे, अब वो सुविधाएं भी लोगों को मिल रही है। सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी किस तरह से आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में जितना विकास कार्य अभी तक हुआ है, आप खुद भी एक बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही में अब जिस तरह से वहाँ पर कार्य हो रहा है, क्या लगता है आपको जिस तरह से विकास कार्य किया गया है उससे आप अपनी संतुष्टि रखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि जन संवाद राजगढ़ कार्यक्रम में आपने आयोजित करके और राजगढ़ की आवाज़ को प्रदेश तक पहुंचाया और प्रदेश के आम जनता तक ये संवाद आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राजगढ़ जिला और भारतीय जनता पार्टी चोली दामन का साथ है। विगत 18 वर्षों तक भाजपा की सरकार यहाँ काम कर रही है, बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी। राजगढ़ जिले में आज़ादी के बाद से लेकर के और आज 2023 तक विकास की जो भी रेखाएं हैं वो 99% मैं कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी लंबे समय रही, यहीं के प्रतिनिधि के नाते दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हमने अनेक मंचों पर उनको चुनौती दी है। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोगों ने एक कोई ठोस कार्य राजगढ़ जिले में किया हो तो वो हमें साबित करके दिखाएं। इस जिला कृषि पृष्ठभूमि वाला जिला है। कृषि और पशुपालन यहाँ का आधारभूत, यहाँ की जीवन धारा है। कृषि के मामले में पूरा राजगढ़ जिला सूखे से ग्रस्त था, सिंचाई के पानी का अभाव था। राजगढ़ में बड़ी बड़ी नदियाँ थी
काली सिंध, नेवज, पार्वती, कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी प्रयास नहीं किया कि नदियों को रोक करके बहते हुए पानी उपयोग किया जाए और यहाँ के कृषकों को खेतों को पानी पहुँचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के ज़माने से हमारा नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हर खेत को पानी देने का काम जब से भाजपा की सरकार बनी है या उसके पूर्ववर्ती जनता पार्टी सरकार हो, पानी पटवारी की सरकार हो, इनके तीनों कालखंड में जो है सिंचाई की 100% योजनाएं राजगढ़ जिले में अवतरित हुई है, धरती पे आई हैं। अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे कुंडालिया डैम हो, मोहनपुरा डैम हो, मूडला डैम हो, कुशलपुरा डैम हो, सुडालिया पार्वती हो, रेसई पार्वती नरसिंहगढ़ की परियोजना हो, ये योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं। ये दुनिया की अभिनव प्रणाली है, प्रेशराइज प्रणाली का। और इसी तारतम्य में 2 योजनाएं और हमारी तैयार हो रही पार्वती की। राजगढ़ जिले का 80% भाग सिंचित होगा और किसान के चेहरे में खुशहाली आएगी। जहां तक है किसानों के, और जो सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, उस दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं सरकारों ने चलाई है। फिर किसान को सब्सिडी देना हो, खाद पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, बिजली पर के बिलों में सब्सिडी, और प्रकार की कटौती करके उचित इस पर जो है सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, और किसान को अन्य प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करके, और सरकार कृषक वर्ग को लगातार जो है सक्षम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये कृषक विकास निधि, कृषक सम्मान निधि। सर, आप कह रहे हैं कि आपने हर तरह से विकास कार्य जो है वो होते हुए देखा है। हम भी मानते हैं राजगढ़ काफी बदल चुका है, काफी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप सिंचाई की भी बात कर रहे थे, तो उसी में एक सवाल पूछूंगी। कई लोगों की शिकायत है, अभी भी काफी लोगों की शिकायत दूर हो चुकी है, लेकिन कई लोगों की शिकायतें अभी भी बनी हुई है कि सिंचाई के लिए उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और जितनी बिजली उन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो अभी भी मिल नहीं पा रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग शिकायत करते हैं उनको मानसिक बीमारी है, वह मानसिक रोग के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के पहले और पूर्ववर्ती सरकारें जो हमारी रही हैं, मैंने निवेदन किया उनके कालखंड को छोड़ दें, तो शिकायत करने वाले लोगों से पूछना चाहिए आपके चैनल पे, उनकी सरकारों ने कब कब क्या क्या प्रयास किया। बिल्कुल खुले मन से आप ये जो सवाल है वो कर रहे हैं कि किसकी सरकार ने कितना विकास किया, ये सभी लोग देख रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो आप जरूर सवाल करें उनसे जी, या हमसे बहस करें सामने आकर के। जी बिल्कुल, ऐसे सारे प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने तय किए हैं और विकास की गति कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल। कुंवर जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से हम राजगढ़ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन राजगढ़ का एक नाम जब भी लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो एक चीज सबके जहन में आती है, वो प्रथा आज भी यहाँ पर चलित है। अभी भी अगर हम देखें, नात्रा प्रथा यहाँ पर बनी हुई है। लोगों की शिकायतें हैं कि कई बार कोशिशें की गई कि इस प्रथा को दूर किया जाए, फिर भी आज भी वो जो प्रथा है वो राजगढ़ में चल रही है, जिसके कारण कई सारी महिलाएं परेशान हैं। क्या इस दिशा में कोई कार्य किया जा रहा है? नात्रा प्रथा जो चल रही है, क्या उसे दूर करने के लिए आप लोगों द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? नात्रा प्रथा भी समाप्त करने के लिए प्रशासन की ओर से भी और हम नेताओं के द्वारा भी गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करके इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत इस राजगढ़ जिले में प्रयास किया जा रहा है कि ये एक कुरीति है समाज के लिए, जो कि छोटे पद पे जो कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, उसके कारण ये प्रथा लागू हुई थी कि बच्चा पड़ जाता, उसको छोड़ देता, उसके बदले फिर नात्रा प्रथा के द्वारा दूसरी लड़की को लाते हैं। तो इसके लिए गांव-गांव जाकर प्रयास किया जा रहा है और अब शिक्षित होते जा रहे हैं। वैसे वैसा एक जो कुप्रथा है, इस पर रोक लगना प्रारंभ हो चुका है। जी बिल्कुल सर, पर फिर भी लोगों की लगातार शिकायत बनी हुई है जैसे, तो ऐसे में हम लोग महिलाओं के प्रति किस तरह से कार्य कर रहे हैं ताकि वे लोग इस प्रथा से बच सकें? उसके लिए घर घर जाके समझा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और जो ये प्रथा चल रही है इसको रोक लगाना आवश्यक है। इससे कई घर घर बर्बाद हो रहे हैं, इधर लाते हैं फिर छोड़ देते हैं, कई कीमत देना पड़ती है। तो इस खरीदारी से भी हमें बचना होगा, जो हमारा व्यय है इसको भी हमारी बचत होगी। ऐसा हम गांव-गांव जाकर हमारे जनप्रतिनिधि लोग और हमारे नेता कार्यकर्तागण बता रहे हैं कि इस
कुप्रथा को रोका जाए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं नात्रा प्रथा एक काफी ही पुरानी प्रथा जो है वो राजगढ़ में अभी भी चलन में है और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है इसकी बात भी हमारे साथ पूर्व विधायक और विधायक दोनों ही कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर जगह माहौल गरमाने लगा है, ऐसे में अब कांग्रेस दावे कर रही है कि इस बार 150 पार, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। एक सवाल उन लोगों की तरफ से भी था कि इस बार 150 पार और कांग्रेस ही इस बार विजय घोषित होगी मध्य प्रदेश में। आप दोनों से ही मेरा सवाल है, एक एक करके जवाब जानना चाहूंगी। क्या लगता है कांग्रेस इस बार 150 पार कर पाएगी? सर कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है, सारा देश देख रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस फलक से सिमटती जा रही है। इस झूठ फरेब के कारण ही कांग्रेस ने अपना अंत स्वयं किया है। अभी भी आप देख रहे हैं लगातार जो है देश किस दिशा में जा रहा है। G20 का कार्यक्रम देश में हो रहा, सारी दुनिया जय जयकार कर रही भारत का, और कांग्रेस के एक नेता विदेश में बैठ करके जैसे बयानबाजी कर रहे हैं वो तरस ही आता कांग्रेस के बयानों के ऊपर, कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर आगे बढ़ रही है और हमारे नेताओं ने कहा कि 150 पार, हम 150 पार करेंगे। निश्चित रूप से उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है और जनता की सेवा की है। एक एक चीज को हम सामने रखे बैठे हैं और जनता के सामने सीना खोल के जा रहे हैं हम। कांग्रेस के लोग चुनावी कुकुरमुत्तों की तरह खड़े होते हैं, चुनाव में आते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, प्रलोभन देते हैं और जनता को बरगलाते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा है कि उनके नेता राहुल गांधी आए, उनका घोषणा पत्र में वादा था 2 लाख तक कर्जा हम माफ करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती करके 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे जी। इस प्रकार के झूठे वादे कांग्रेस करती है। बेटियों की शादी का कहा था कि अब 51,000 देंगे। कमलनाथ जी की सरकार में एक भी शादी संपन्न नहीं हुई। तो कांग्रेस जो कहती वो करती नहीं है। झूठ बोलना, सत्ता में आना है कांग्रेस का खेल रहा है। जनता कांग्रेस खेल समझ चुकी है। इस बार कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी 150 का नारा में, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, नारायण जी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 0 पर आउट होगी और हमारे साथ कुमार जी भी मौजूद है। सर आपसे भी जानूंगी, आप क्या कहते हैं, लगता है इस बार कांग्रेस 150 पार कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। आपने पिछला देखा है कि 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। पिछले चुनाव में जो 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो एक झूठ के पुलिंदे के जो घोषणा पत्र वादे किए थे उसके आधार पर वो कांग्रेस पार्टी बनी थी। और उसका असर क्या हुआ कि 15 महीने की सरकार बनने के बाद उनके ही मंत्री उस सरकार से परेशान हो गए कि इन्होंने तो झूठ बोल बोल के सरकार तो बना ली, लेकिन हमें क्षेत्र में जाना है। जो हमारे विधायक साथी थे उनको क्षेत्र में जाके जवाब देना था कि विकास के लिए हम क्षेत्र में क्या बताएंगे। तो विकास के काम उस 15 महीनों की सरकार में एक विकास का काम नहीं हुआ। केवल काम हुआ है तो मात्र उनमें उनके मुख्यमंत्री एसी के रूम में बैठ के वल्लभ भवन के केवल स्थानांतरण उद्योग चलाया है, जिससे वो उनका घर भरते रहे। लेकिन किसी विधायक उन कांग्रेस के साथियों से ही पूछते हैं तो उनके क्षेत्र में एक पैसे का धेला नहीं, एक पैसे का भी काम नहीं दिया है। उसी कारण उन्होंने आकर हमारी 15 महीनों की सरकार से बाहर आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देकर फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने तो वो कांग्रेस सरकार के छोड़ दें और 15 महीने हमारा कोरोना काल के 3 साल छोड़ देते हैं तो अल्प समय हमें 2 वर्ष का काम करने मिला है। उस 2 वर्ष के कार्यकाल में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई विकास के काम किए हैं और कई हमारे ये महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। वो झूठे वादे अभी भी कर रहे हैं, झूठे वादे करके बता रहे हैं कि हम 1500 रुपये महीने देंगे बहनों को, लाडली बहनों को सम्मान निधि, लेकिन वो तो कह रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया यशस्वी मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान था, उनको तो देकर बता दिया है। अभी इस महीने से रक्षाबंधन के पहले 250 रुपये तो तोहफा राखी के उसमें तोहफा दिया, उसके बाद 1000 रुपये कल 10 तारीख को डाले। इसके अगले महीने के 10 अक्टूबर से बहनों के खाते में 1250 रुपये डाले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं लगातार आप लोगों द्वारा यानी कि बीजेपी द्वारा कार्य जो है वो विकास के किए जा रहे हैं, और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की तरफ ध्यान आकर्षित करें तो उन लोगों का भी कहना है, वे लोग भी ये वादे कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है
तो हम लोग 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने राशि देंगे, बिजली जो है उसे कम राशि में उपलब्ध करवाएंगे। क्या कहेंगे इसमें आप? आपको लगता है कि इस तरह से जो कार्य, ये जो वादे वो लोग कर रहे हैं, वो पूरे होते कभी हमें नजर आएंगे? कांग्रेस सिर्फ कहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, करते पहले हैं, कहते बाद में हैं। आप सब जानते हो कि सारा प्रदेश, आपका मीडिया, आपका चैनल सब चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर 450 रुपये में कर दिया है और 100 यूनिट का 100 रुपये बिजली का बिल भी इस महीने चालू हो गया। तो कांग्रेस सिर्फ कहती है, बकवास करती है। हम खजाने में व्यवस्था करके साधनों की पहले, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी लाडली बहनों का भी 1000 से 1250 किया और धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री का आप 3000 तक ले जाएंगे। ये कोई खैरात नहीं है, हमारी बहनों का सम्मान है और हमारे छोटे मध्यम परिवार है वो अपने पैर पर खड़े हों। इस नाते चूंकि खजाने में सबका अधिकार है, हर एक वर्ग को उसका लाभ मिले, कमजोर तबके को सरकार अपने साथ ऊपर उठाए, क्योंकि जो सरकार केवल व्यापार करती है वो जनता का भला नहीं कर सकती है। लोक कल्याण की सरकार होती है लोकतंत्र में। लोक कल्याण के लिए आम जनता के अंतिम पायदान पे बैठा होकर हमारे दीनदयाल जी का जो वाक्य है उसको ध्येय वाक्य मान करके जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसके सबसे पहले आंसू पूछना है, उस तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे जो आम आदमी तक पहुंच रही है। इस नाते भाजपा की सरकार कह भी रही है और कर भी रही है, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। कांग्रेस केवल वादा कर रही है जी, कोई उनके करने का ना उनके एजेंडे में है, ना उनका विजन है और ना पहले कभी करके दिखाया। बिल्कुल, आप दोनों ही लगातार बात कर रहे हैं किस तरह से विकास कार्य राजगढ़ में किया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें और ध्यान आकर्षित करें राजगढ़ की ओर, तो एक सुविधा जो है वो आज तक लोगों को अभी मिल नहीं पाई है, अभी भी उससे वंचित भी कहा जा रहा है कि किस तरह से विकास कार्य में उसे भी जोड़ा जा रहा है। मैं रेलवे सुविधा की बात कर रही हूँ। रेलवे सुविधा से आज भी राजगढ़ के लोग जो है वो वंचित है। ऐसे में किस तरह से आप खुद सारंगपुर के विधायक है सर, क्या कहेंगे किस ढंग से, किस तरह से बीजेपी द्वारा, आपकी सरकार द्वारा इसमें कार्य किए जा रहे हैं ताकि राजगढ़ के जो लोग हैं रेलवे की सुविधा से जो वंचित हैं उन लोगों को भी ये सुविधा मिल सके? रेलवे की सुविधा से भी हमारा राजगढ़ जिला को पूर्ण सुविधा मिल रही है। इसमें क्या है, पहले रामगंज मंडी का जो भोपाल रेलवे लाइन थी, आप देख रहे हैं कि 80 से इसका काम ठप था। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बनी तो उसके जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद 2014 के बाद से हमारे सांसद महोदय के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को चालू किया है। उसमें भी रेलवे विभाग बता रहा था कि साहब ये योजना आपकी 2029-2030 तक पूर्ण होगी, लेकिन हमारे सांसद जी रोडवल जी नागर ने बोला कि आप किस आधार पर बोलते हैं कि 2029-30 में पूरी होगी, आपको बजट की कमी है तो बजट हम लाके देंगे। और सांसद जी ने उस रेलवे योजना के लिए बजट लाके दिया और उसका लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक पूर्ण किया जाएगा। इसी कड़ी में बोलता हूँ, गुना से लेकर हमारे बिना नागदा रेलवे लाइन है ये, इसका भी हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और दोहरी लाइन के लिए भी आगे अगली कार्रवाई चल रही है। तो हमारा सांसद जी का पूरा सहयोग है। इस देश हमारे रायगढ़ जिले में रेलवे की ओर का भी विकास हो। और उनका कहना है कि आप छोटी मोटी मांग मत करो, बड़ी मांग करेंगे तो छोटी अपने आप पूरी होगी। तो इसी कड़ी में हमारे ये गुना से बिना रेलवे लाइन है, इसके दोहरीकरण के भी आगे जाकर इसका हमें भी लाभ मिलेगा और ये योजना भी स्वीकृत होगी। जी बिल्कुल, तो योजना स्वीकृत होगी। लोगों को बड़ा इंतजार है कब लोगों को, यानी कि राजगढ़ के जो रहवासी हैं, निवासी हैं, उन लोगों को मिल सकेगी रेलवे की सुविधा। तो वो आने वाला समय हमें बताएगा किस ढंग से, किस गति से ये जो सुविधा है ये लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सर आपसे जानूंगी मैं नारायण जी की जालपा माता जी यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर विराजित है जालपा माता जी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में राजगढ़ को टूरिज्म के लिए भी बढ़ावा दिया जा सके, राजगढ़ में टूरिज्म बढ़ाया जा सके, इसको देखते हुए क्या कुछ कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं? निश्चित आपका प्रश्न वाजिब है। जालपा मैया हम सबके आराध्य देवी है और जालपा जी के विकास के लिए सरकार और आम लोगों ने जो है वहाँ के विकास कार्य भरपूर सहयोग किया है और आज जालपा जी का ऊंचा स्थान प्रदेश के धार्मिक स्थानों पर है। अभी वहाँ मार्ग का दोहरीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है
राजगढ़ जिला चूंकि पर्यटन के निकास पे पहले से नहीं है, छोटे छोटे हमारे धार्मिक स्थान यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में है। राजगढ़ पर्यटन के नक्शे वहाँ इसके लिए पहले भी छोटे छोटे प्रयास हुए हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से इसको प्रदेश में पर्यटन नक्शे पे लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे हमारा नरसिंहगढ़ को हम बोलते हैं कि मिनी कश्मीर है, ये मध्य प्रदेश का, वहाँ धार्मिक स्थान है, बड़े महादेव का मंदिर है, पूरे पहाड़ों में वहाँ अनेक धार्मिक स्थल है और पूरी तरह से बरसात में पैराडाइज आप मध्य प्रदेश लगता है। ऐसे ही इधर भैंसवा माता मंदिर का, हमारा बीजेसन माता के मंदिर का विकास हो रहा है करोड़ों की लागत से, बड़ी आस्था वालों की। मध्य प्रदेश सरकार भी वहाँ विकास कार्य करा रही है और स्थानीय जन भी लगातार उसमें सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से और जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे मेरे विधायक कार्यकाल में मैंने पर्यटन विभाग से ब्यावरा का अंजनीलाल मंदिर, पशुपतिनाथ घुरेल मंदिर, घोघरा घाट शिवालय, ऐसे हमारे धार्मिक स्थल है प्रसिद्ध ब्यावरा क्षेत्र में, उनके विकास के लिए मैं पर्यटन विकास निगम से निधि स्वीकृत करा करके और करोड़ों रुपए काम मैंने कराए हैं और आज वो पर्यटन के लिए स्थानीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र वो विकसित हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर पर्यटन का केंद्र हमारे यहाँ बने। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा संस्कृति मंत्रालय, हमारा पर्यटन मंत्रालय मिलकर के, जैसे उज्जैन का महाकाल लोक बनाया और राम राजा लोग बना रहे हैं, सलकनपुर देवी धाम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही राजगढ़ का सर्किट बना करके और ऐसा कोई प्रयास हो भविष्य में। जल्द ही देखने के लिए हम भी बेताब है सर, किस तरह से आप लोगों द्वारा ये विकास कार्य किया जाएगा, राजगढ़ को टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा। सर आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं 1 मिनट और लूंगा, मैं 1 सेकंड और लूंगा। चूंकि पिछली सरकारों ने कभी भी धार्मिक क्षेत्र में कोई कार्य किया ही नहीं, हमारे सारे मंदिर बिखरे पड़े थे। जब से भाजपा की सरकार आई तब से ही हमारे सारे धार्मिक स्थलों का उन्नयन हुआ, विकास हुआ, लगातार धनराशि खर्च की रही है और लोग आकर्षण बढ़ रहा है और लोगों में संस्कृति विभाग और सरकार के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं जी, ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, आपसे आखिरी एक सवाल है मेरा, संतरे की खेती के लिए राजगढ़ को जाना जाता है, उसी के साथ कई सारे लोग जो हैं वो संतरे की खेती से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ऐसे में फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज भी राजगढ़ में नहीं है जिसकी बड़ी मांग है। किस दिशा में उसको लेकर कार्य किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो सभी का ये कहना है कि जल्द से जल्द फूड प्रोसेसिंग यूनिट राजगढ़ को मिलनी चाहिए ताकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। ये कार्य योजना में सम्मिलित है। इसके लिए हमारे सांसद महोदय प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी राजगढ़ जिले में हमारा संतरे की पैदावार अधिक मात्रा में होती है, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट राजगढ़ जिले को मिले और उसके लिए हमारे सांसद जी प्रयासरत है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है कुंवर कोठार जी जो कि सारंगपुर के विधायक है और साथ ही में नारायण सिंह पवार जी जो कि ब्यावरा के पूर्व विधायक है। आप दोनों से हमने चर्चा की और जाना कि कितने दावे हैं, कितने वादे हैं, कितनों को पूरा कर दिया गया है, कितनी जनता के सपनों पर खरे उतरे हैं आप लोग और आगे राजगढ़ को किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसको देखकर भी हमने चर्चा की कि किस दिशा में राजगढ़ को हम लोग देख सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर दोनों ही हमारे गेस्ट को करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुंवर को भी सम्मानित करें और साथ ही में धन्यवाद सर आपको हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए ही। ओवर टू यू राहुल जी। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मुद्दों को रखा, अपने अपने विधान